अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे बेस्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी टू जून 2023 का सेट नंबर 1 एंड आज के सेट में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज मैंने स्पेशली जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए स्टार्ट की है, बट JKSSB एस्पिरेंट्स कैन ऑल्सो एंजॉय दिस सीरीज ऑल्दो JKSSB इज इन डीप स्लम्बर। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ बुश टमेटो गरैर नवुन बुश टमेटो वाज डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हाल ही में एक नई स्पीशीज ऑफ बुश टमेटो को किस कंट्री में डिस्कवर किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड ऑस्ट्रेलिया के अभी के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। ये नेवी की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हाल ही में ये अनाउंसमेंट की थी कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा अंडर मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंट्री ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। एक और न्यूज ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड जो आपको याद रखनी है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड ये डेक्कन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस स्टार्ट कर रही है इंडिया में। इंडिया में भी कहां पे, गिफ्ट सिटी गुजरात, गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी बनाई गई है, यही गिफ्ट सिटी में डेक्कन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलेगी एंड डेक्कन यूनिवर्सिटी ऐसा करने वाली पहली फॉरेन टेरिटरी इंस्टीट्यूशन है, यानी कि पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी जो अपना कैंपस इंडिया में खोलेगी वो है डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ये कहां पे अपना कैंपस स्टार्ट करेगी, गिफ्ट सिटी गुजरात। एक और न्यूज ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको याद रखनी है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है मस्टर्ड की, उसको अप्रूव किया है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। उसको अप्रूव किया है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड उस जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड का नाम है ब्रेसिका जेंसिया। ब्रेसिका जेंसिया, यह भी आपको याद रखना है। इन सारे रीजंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया न्यूज में था, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिलीज्ड द 26th इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर दिसंबर 2022। इन शॉर्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह बना था 1 अप्रैल 1935 एंड इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी के टाइम पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास एंड यहां पे जो 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं उनका क्या नाम है, एक का नाम है महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। ये 4 हैं अभी के टाइम पे डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। बना कब था, 1 अप्रैल 1935 एंड इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज करता है और ये 2 इंपॉर्टेंट इंडिसेस को भी रिलीज करता है, एक है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 इंडिसेस को भी जारी करता है, एक है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। थोड़ा सा हम इन इंडिसेस को यहां पे एक्सप्लेन करेंगे सो दैट एग्जाम में अगर कभी इन पे क्वेश्चन आए हम उनको आराम से अटेम्प्ट कर सकें।
ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसका जो बेस पीरियड है वो है मार्च 2018 और बेस पीरियड की वैल्यू क्या होती है? बेस पीरियड की वैल्यू होती है 100। इस डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के 5 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस and consumer centricity. These are 5 parameters of digital payments index and इसका बेस पीरियड क्या है? मार्च 2018 एंड बेस पीरियड की वैल्यू है 100। ये जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है ये साल में 2 बार रिलीज होता है। एक तो ये मार्च के महीने में रिलीज होता है एंड दूसरा सितंबर के महीने में रिलीज होता है। एंड सितंबर 2022 इस मंथ में जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है इसकी वैल्यू रही थी 377.46। बस इतना आपको डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के बारे में याद रखना है। जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसका कोई भी बेस ईयर या बेस पीरियड नहीं है। इसका कोई भी बेस ईयर या बेस पीरियड नहीं है एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को हर साल जुलाई में पब्लिश किया जाता है। जो जुलाई 2022 है, इस महीने में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसकी रीडिंग रही थी 56.4। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एसपीएम निवास यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन किस सिटी में इनॉग्रेट किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। यानी कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में एसपीएम निवास का पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया। ठीक है। अगर कभी आपसे पूछा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहां पे है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। एसपीएम निवास वो कहां पे है? वो है कोलकाता में। एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट ये भी कहां पे है? ये भी है कोलकाता में। ये भी है कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल हाल ही में न्यूज में था। न्यूज में रहने का रीजन ये था कि वेस्ट बंगाल ने टॉप किया किसमें? फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज। फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, इस सेंसस को कैरी आउट किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एंड द स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। यहां पे सबसे ज्यादा पॉन्ड्स भी हैं एंड सबसे ज्यादा रिजर्वायर्स भी हैं। ठीक है। एक और रीजन की वजह से वेस्ट बंगाल न्यूज में रहा हाल ही में, वो यह है कि इंडिया की पहली अंडर वाटर टनल भी वेस्ट बंगाल में ही बन रही है। इंडिया की पहली अंडर वाटर टनल वो भी वेस्ट बंगाल में ही बन रही है। Recently, which of the following countries has become the 20th member of Eurozone, making Euro its official currency and entering EU border-free Schengen area? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वो कंट्री कौन सी है जिसकी अब नई करेंसी है यूरो। पहले उसकी करेंसी कुछ और थी, अब उसकी करेंसी हो गई है यूरो। एंड इसके साथ ही वो EU बॉर्डर फ्री जो शेंगेन जोन है या शेंगेन एरिया है उसमें भी एंटर हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रोएशिया इज द करेक्ट आंसर। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब एंड पहले इसकी करेंसी हुआ करती थी कूना, लेकिन अब इसकी करेंसी है, अब इसकी ऑफिशियल करेंसी है यूरो। ठीक है। एंड ये जो EU बॉर्डर फ्री शेंगेन एरिया है, शेंगेन जोन है, इसमें भी एंटर हुआ है। ठीक है। यानी कि ये ऐसा एरिया है, अगर शेंगेन जोन का आप हिस्सा हो तो जो आपकी कंट्री का सिटीजन होगा वो जब शेंगेन जोन की किसी और कंट्री में जाएगा तो उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। जो ये क्रोएशिया है ये यूरोप की एक कंट्री है एंड यूरोप की एक और कंट्री है जिसका नाम है इटली। इटली हाल ही में न्यूज में रहा। न्यूज में रहने का रीजन ये था कि इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाई गई एंड उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये जो जॉर्जिया मेलोनी है ये चीफ गेस्ट रही थी जब इंडिया ने कंडक्ट किया 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग का 8th एडिशन हुआ न्यू दिल्ली में एंड जो चीफ गेस्ट थी
इस ओकेजन पे वो थी यही जॉर्जिया मेलोनी, हु इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। हाल के दिनों में इटली एक और रीजन की वजह से न्यूज में था, एंड वो रीजन ये है कि जो इटली के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था सिल्वियो बर्लस्कोनी। इनकी हाल ही में डेथ हो गई, इसकी वजह से भी इटली न्यूज में था। एक और रीजन की वजह से इटली न्यूज में था, वो रीजन ये है कि इटली की एक फेमस लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है गुची, एंड गुची ने हाल ही में आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गुची एक लग्जरी फैशन ब्रांड है इटली की, एंड गुची ने आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। Which of the following organizations has developed the Lumpy Provac Ind, an indigenous vaccine for the lumpy skin disease? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लंपी प्रोवैक इंड एक इंडिजीनियस वैक्सीन बनाई है फॉर लंपी स्किन डिजीज। ये जो लंपी स्किन डिजीज है, इट इज अ डिजीज रिलेटेड टू कैटल। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया की पहली इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, उस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक। एंड इस सर्वावैक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे, इसने बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका नाम है आदर पूनावाला। ये जो सर्वावैक है, इसका एक और नाम है, वो है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। जेकेएसएसबी ने इलेक्शन असिस्टेंट के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की पहली इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सर्वावैक। बनाया किसने है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र। एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अभी के टाइम पे हैं आदर पूनावाला। ये जो सर्वावैक है, इसका एक और नाम है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। (2023) is being celebrated as the International Year of Millets. Which of the following countries is the largest producer of millets in the world? 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। यानी कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। 2018 में इंडिया ने सेलिब्रेट किया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। एंड मिलेट्स की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अप्रोच किया यूनाइटेड नेशंस को, एंड यूनाइटेड नेशंस से यह रिक्वेस्ट की कि आप 2023 को डिक्लेयर कीजिए एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। एंड यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया एंड 2023 को डिक्लेयर किया एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। एक है जवर, एक है रागी, एक है बाजरा। जवर, रागी एंड बाजरा। रागी को बोला जाता है फिंगर मिलेट, बाजरा को बोला जाता है पर्ल मिलेट, एंड जवर को बोला जाता है सोरघम। ऑलराइट, जो 2022 है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस 2022 को सेलिब्रेट किया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, 15 मार्च 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहली बार सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। 15 मार्च 2023 को पहला एडिशन सेलिब्रेट किया गया किसका? इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। एंड इस 15 मार्च डे को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर किया किसने?
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, एंड 2023 में इसका पहला एडिशन सेलिब्रेट किया गया। Recently, Ecuador, Mozambique, Malta, Japan, and Switzerland officially began their term as non-permanent members of the United Nations Security Council. There is total of how many non-permanent members in United Nations Security Council? हाल ही में इक्वेडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान एंड स्विट्जरलैंड ने अपनी टर्म स्टार्ट की एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स का नंबर कितना होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल स्ट्रेंथ है 15, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है, एंड 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। एंड ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड फॉर ए 2 ईयर पीरियड। इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। एंड हाल ही में इक्वेडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान एंड स्विट्जरलैंड ने अपनी टर्म स्टार्ट की एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, दीज आर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। एंड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कब वजूद में आया था? 1946। यहां पे देखिए 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स। राइट साइड पे देखिए यहां पे है 15 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो अभी के टाइम पे हैं। यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ये तो ऑलरेडी हो गए परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, इक्वेडोर, माल्टा, जापान एंड मोजाम्बिक, अभी हमने देखा इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया। एंड इसके बगैर है अल्बानिया, ब्राजील, यूएई, घाना एंड गैबोन। दीज आर 15 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एट प्रेजेंट। बनाया कब गया था? 1946। Recently, Muhammad Irfan Ali has been chosen for the Pravasi Bharatiya Samman Award along with 26 other people. He is the president of which of the following countries? हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया along with 26 other people, यानी कि टोटल में 27 पर्सन्स को दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। आपको बताना है ये जो मोहम्मद इरफान अली है ही इज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गयाना इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद इरफान अली इज द प्रेसिडेंट ऑफ गयाना, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ये जो मोहम्मद इरफान अली हैं ही वॉज द चीफ गेस्ट कब? प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेशंस थी या जो कन्वेंशन था, कहां पे? भोपाल, मध्य प्रदेश में। वहां पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे यही मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, जो प्रवासी भारतीय दिवस है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th ऑफ जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में इसको, हर 2 साल बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका एक और नाम है एनआरआई डे। इसका एक और नाम है एनआरआई डे। जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी? थीम थी डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। Diaspora, reliable partners for India's progress in Amritkal. This was the theme of प्रवासी भारतीय दिवस 2023. एंड प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन या सेलिब्रेशन कहां पे हुई? भोपाल, मध्य प्रदेश। चीफ गेस्ट वाज मोहम्मद इरफान अली एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ गयाना। अगर पूछा जाए इस ओकेजन पे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थी, तो वो थी चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी एंड शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरिनामे। सूरिनामे ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी जो प्रेसिडेंट है
चंद्रिका प्रसाद संतोखी, शी वॉज द स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर। एक और सेलिब्रेशन हुई थी यूथ प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, एंड इस टाइम पे, इस ओकेजन पे गेस्ट वॉज जेनेटा मैस्करहेनस एंड शी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि यूथ प्रवासी भारतीय दिवस ओकेजन पे गेस्ट वॉज जेनेटा मैस्करहेनस एंड शी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के टाइम पे चीफ गेस्ट वॉज मोहम्मद इरफान अली एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ गयाना। स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर वॉज चंद्रिका प्रसाद संतोखी एंड शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। Recently, the Railways Ministry has announced the plan to become carbon neutral by which of the following years? हाल ही में जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया है कि इट विल बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2030 इज द करेक्ट आंसर। जो अभी के टाइम पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इनके पास और दो मिनिस्ट्रीज भी हैं। ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि अश्विनी वैष्णव के पास तीन मिनिस्ट्रीज हैं। ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, ही इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रेलवेज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको याद रखनी है, वो क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिस स्टेट का नाम है नागालैंड, एंड नागालैंड को हाल ही में अपना सेकंड रेलवे स्टेशन मिला जिस रेलवे स्टेशन का नाम है शिखोवी रेलवे स्टेशन। इससे पहले यहां पे एक ही रेलवे स्टेशन था एंड उस रेलवे स्टेशन का नाम था दीमापुर रेलवे स्टेशन। यह बनाया गया था इन द ईयर 1903। नागालैंड एक और रीजन की वजह से न्यूज में था, एंड वो रीजन यह है कि नागालैंड को हाल ही में अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला। नागालैंड को हाल ही में अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला। नागालैंड को स्टेटहुड मिला था 1963 में। तब से लेकर आज तक यहां पे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। हाल ही में नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज सेटअप किया गया। यह भी आपको याद रखना है। Recently, which of the following states has won the United Nations Habitat's World Habitat Award 2023 for its जग मिशन? इन चारों स्टेट्स में से आपको बताना है कि किस स्टेट ने यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। उनका नाम है नवीन पटनायक। उड़ीसा कुछ और रीजंस की वजह से भी न्यूज में था, वो चीजें भी आपको याद रखनी है। पहली चीज यह है कि उड़ीसा ने हाल ही में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की है। किनके लिए? विंटेज व्हीकल्स के लिए। इंडिया की पहली स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की है फॉर विंटेज व्हीकल्स, वो स्टेट है उड़ीसा। विंटेज व्हीकल्स ऐसे व्हीकल्स दैट आर मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड। इसमें टू व्हीलर्स भी इंक्लूड है एंड फोर व्हीलर्स भी इंक्लूड है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको याद रखनी है, उड़ीसा ने हाल ही में होस्ट किया 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये किसने होस्ट किया? ये होस्ट किया उड़ीसा ने। ठीक है। एंड 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, इसका जो मैस्कॉट था, इसका मैस्कॉट था ओली द टर्टल। एंड इस मेंस वर्ल्ड कप को जिस टीम ने जीता उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी ने हराया किसको? बेल्जियम को हरा के 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप अपने नाम किया। यानी कि विनर जर्मनी, रनर अप बेल्जियम। होस्ट किसने किया? होस्ट किया उड़ीसा ने। उड़ीसा की दो सिटीज, एक है राउरकेला, एक है भुवनेश्वर। इन दो सिटीज में सारे मैचेस खेले गए। ठीक है। टाइटल किसने जीता?
टाइटल जीता जर्मनी ने, हराया किसको? हराया बेल्जियम को। यहां पे आपको यह भी याद रखना है कि जो टॉप स्कोरर रहा था, गोल स्कोरर रहा था 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में, उनका नाम था जेरेमी हैवर्ड। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ही वॉज द टॉप स्कोरर, इसने 9 गोल स्कोर किए। जो बेस्ट प्लेयर रहे टूर्नामेंट के, उनका नाम था निकलस वेलन। उनका नाम था निकलस वेलन। ये जर्मनी के प्लेयर हैं। बेस्ट यंग प्लेयर मुस्तफा कासिम एंड ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बेस्ट गोलकीपर विंसेंट वनाश एंड ही इज फ्रॉम बेल्जियम। यानी कि टॉप स्कोरर जेरेमी हैवर्ड ऑस्ट्रेलिया, बेस्ट प्लेयर निकलस वेलन जर्मनी, बेस्ट यंग प्लेयर मुस्तफा कासिम साउथ अफ्रीका एंड बेस्ट गोलकीपर विंसेंट वनाश बेल्जियम। ये चारों चीजें भी आपको याद रखनी है। जिन 2 स्टेडियम्स में ये मैचेस खेले गए, उनमें से एक स्टेडियम का नाम है कलिंगा स्टेडियम एंड एक का नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ये जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, इट इज द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कलिंगा स्टेडियम कहां पे है, ये भी है उड़ीसा में, एंड बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ये भी कहां पे है, उड़ीसा में। Recently, who amongst the following has been honored with असम वैभव फॉर द ईयर 2023? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस पर्सनैलिटी को असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया, जिसका नाम है असम वैभव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तपन साइकिया। तपन साइकिया इज द करेक्ट आंसर। जो असम है, यह हाल ही में कुछ और रीजंस की वजह से भी न्यूज में रहा था। पहला रीजन यह है कि असम के एक फेमस पोएट थे जिनका नाम था नीलामणि फुकन। इनको 2021 में मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड, जो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड। वो 2021 में मिला था किनको? नीलामणि फुकन को। ही वॉज एन असमीज पोएट एंड इनकी हाल ही में डेथ हो गई। असम के बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है। असम में हाल ही में एक वेटलैंड पे सेकंड बर्ड स्पीशीज काउंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई एंड उस वेटलैंड का नाम है दीपोर बील वेटलैंड या दीपोर बील लेक। यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दीपोर बील लेक कहां पे है, तो यह भी असम में है एंड यहां पे हाल ही में सेकंड बर्ड स्पीशीज काउंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ठीक है, ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। यानी कि लिटरेचर के फील्ड में जो इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। 2021 में यह मिला किनको? नीलामणि फुकन को। एंड 2022 में जिनको यह मिला ज्ञानपीठ अवार्ड, उनका नाम है दामोदर मौजो। यह भी आपको याद रखना है। यानी कि रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2022 इज दामोदर मौजो। India will deploy its largest single unit of women peacekeepers in which of the following countries as a part of the Indian battalion in the United Nations Interim Security Force? इंडिया इन 4 ऑप्शंस में से किस कंट्री में डिप्लॉय करेगा लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ विमेन पीसकीपर्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूडान इज द करेक्ट आंसर। सूडान में अभी के टाइम पे सिविल वॉर चल रहा है, इसीलिए इंडिया यहां पे सिंगल लार्जेस्ट यूनिट ऑफ विमेन पीसकीपर्स को डिप्लॉय करेगा। ठीक है, सूडान के रिलेटेड आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सूडान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। ठीक है, एंड सूडान की कैपिटल है खार्तूम। सूडान में जो इंडियन सिटीजन फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया एंड उसको नाम दिया गया ऑपरेशन कावेरी। यानी कि ऑपरेशन कावेरी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन चलाया टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स दैट वर स्टक इन सूडान।
इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक और ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन गंगा। एंड ये जो ऑपरेशन गंगा है इसको चलाया गया था टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स दैट वर स्टक इन यूक्रेन। जो यूक्रेन में इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था एंड उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन गंगा। जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूनाइटेड नेशंस, उनका नाम है रुचिरा कंबोज। उनका नाम है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ने हाल ही में क्या किया, इसने हाल ही में हैंड ओवर किए $2 मिलियन किसको, यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड इन सपोर्ट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। यानी कि अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया, इसके लिए इंडिया ने कंट्रीब्यूशन कितना किया, $2 मिलियन। एंड ये रुचिरा कंबोज ने हैंड ओवर किया किसको, यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड को। ठीक है, दैट इज इन सपोर्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। इंडिया चाहता है कि सोमालिया एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पीस एंड स्टेबिलिटी हो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अगर आपने अफ्रीका का मैप ऑब्जर्व किया होगा तो ये ऐसे है एक जगह। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये सींग की तरह है ना, इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एंड इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। इसको आप सीड से याद रख सकते हो, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। दीज 4 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखी है। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, इट इज अ बुक रिटन बाय संजीव सान्याल। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, इट इज अ बुक रिटन बाय संजीव सान्याल। प्रिंस हैरी, इन्होंने हाल ही में एक बुक पब्लिश की एंड उसका नाम है स्पेयर। एक और बुक जो न्यूज में रही है उसका नाम है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। एंड इस बुक को लिखा है आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर ने। ये 3 बुक्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बगैर भी मैं आपको 3-4 बुक्स बता देता हूं, वो भी आपको याद होनी चाहिए। एक ऑटोबायोग्राफी आई थी एंड उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था आजाद। इसको लिखा है गुलाम नबी आजाद ने एंड ये इनकी ही ऑटोबायोग्राफी है। एक और बुक जो न्यूज में रही थी उस बुक का नाम है मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी। एंड इस बुक को लिखा है करण सिंह ने। इस बुक को लिखा है करण सिंह ने। एक और बुक जो आपको याद रखनी है वो है गिल्डेड केज। इस गिल्डेड केज बुक को लिखा है संदीप बमजाई ने। इस बुक को लिखा है किसने, संदीप बमजाई ने। ये 3 बुक्स भी आपको याद रखनी है। एक और बुक मुझे याद आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947-48। एंड इस बुक को लिखा है किसने, चंद्रशेखर दास गुप्ता। चंद्रशेखर दास गुप्ता ने वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर बुक को लिखा है। एक और बुक जो आपको याद रखनी है वो क्या है, वो है डॉटर्स ऑफ द वितास्ता। डॉटर्स ऑफ द वितास्ता, इस बुक को लिखा है किसने, प्रेमनाथ बजाज। डॉटर्स ऑफ द वितास्ता, इस बुक को लिखा है किसने, प्रेमनाथ बजाज ने। वीर गार्डियन 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। वीर गार्डियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान इज द करेक्ट आंसर। जापान के साथ इंडिया की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मैं यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं, एक है वीर गार्डियन, एक है धर्म गार्डियन, शिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, एक और एक्सरसाइज होती है जिमैक्स। ये 5 एक्सरसाइजेज होती हैं बिटवीन इंडिया एंड जापान। धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, शिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन एंड जिमैक्स। ये जो वीर गार्डियन एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड जापान के बीच में पहली बार कंडक्ट की गई इन द ईयर 2023, यानी कि इसी साल ये पहली बार ये एक्सरसाइज हुई बिटवीन इंडिया एंड जापान। यहां पे आपको ये याद रखना है कि इंडिया की एक फाइटर पायलट है, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। एंड अवनी चतुर्वेदी ने क्या किया,
इसने लीड किया, जो इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन है उसको लीड किया किसने? अवनी चतुर्वेदी ने। एंड ऐसा करने वाली अवनी चतुर्वेदी पहली वुमन बनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां पे है यूएसए। इंडिया एंड यूएसए के बीच में एक्सरसाइजेस आपको याद हैं, नोट कीजिए। एक है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया एंड टाइगर ट्रायम्फ। इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनका नाम है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ। यहां पे आपको यह भी याद रखना है कि यूएसए एंड साउथ कोरिया ने हाल ही में एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की एंड उसका नाम था फ्रीडम शील्ड। साउथ कोरिया के अभी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है यून स्क्योल। एंड साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल। साउथ कोरिया ये बनाएगा वर्ल्ड का बिगेस्ट चिप सेंटर। साउथ कोरिया बनाएगा वर्ल्ड का बिगेस्ट चिप सेंटर एंड इस चिप सेंटर को बनाने में साउथ कोरिया की हेल्प करेगा साउथ कोरिया की ही एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक जायंट कंपनी एंड उसका नाम है सैमसंग। सैमसंग साउथ कोरिया को हेल्प करेगा वर्ल्ड का बिगेस्ट चिप सेंटर बनाने में। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है शक्ति, वरुण, गरुड़ एंड डेजर्ट नाइट। शक्ति, वरुण, गरुड़ एंड डेजर्ट नाइट, ये 4 एक्सरसाइजेस होती हैं बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। यहां पे जापान के बारे में मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा, वो भी आपको याद रखनी है। जस्ट ए सेकेंड, मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं बिकॉज आई नीड स्पेस जहां पे मैं लिख सकूं। जापान के एक पर्सन थे जिनका नाम था अराता इसोजाकी। ये कौन थे? ये एक आर्किटेक्ट थे। ठीक है, एंड इनकी हाल ही में डेथ हो गई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज इनको मिला था प्रिस्कर प्राइज, जो मिलता है आर्किटेक्चर में, जिसको बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। वो इनको मिला था इन द ईयर 2019। यानी कि अराता इसोजाकी ही वॉज ए जापानीज आर्किटेक्ट एंड इनको 2019 में मिला था प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज, जिसको कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। हाल ही में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, 2023 में जिनको ये प्रिस्कर प्राइज दिया गया आर्किटेक्चर में, उनका नाम है डेविड चिपरफील्ड। उनका नाम है डेविड चिपरफील्ड एंड जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं वो है यूनाइटेड किंगडम। इंडिया की एक ही पर्सनैलिटी को आज तक ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज, एंड उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। इनको मिला था ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द ईयर 2018। जापान के बारे में एक और न्यूज आपको याद रखनी है, वो ये है कि जापान के एक राइटर थे जिनका नाम था केंजाबुरो। ही वॉज ए नोबेल प्राइज लॉरिएट, यानी कि इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। किस ईयर में? इन द ईयर 1994। एंड इनकी भी, केंजाबुरो की भी हाल ही में डेथ हो गई। ही वॉज अ फेमस ऑथर, यानी कि किताबें लिखते थे। जापान के बारे में एक और न्यूज आपको याद रखनी है, वो न्यूज ये है कि जापान की एक राइस वाइन है जिसका नाम है निहोनशु। ये एक अल्कोहलिक बेवरेज है जापान की एंड इसके लिए जापान ने जीआई एप्लीकेशन फाइल की है। कहां पे? जीआई एप्लीकेशन फाइल की है चेन्नई में। यानी कि इंडिया में जापान ने एक अल्कोहलिक बेवरेज के लिए जीआई एप्लीकेशन फाइल किया है एंड उस अल्कोहलिक बेवरेज या उस ड्रिंक का नाम है निहोनशु। ठीक है, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ प्रपोज्ड शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट टू कनेक्ट द गल्फ ऑफ मन्नार विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंडर एक शिपिंग कैनाल बनाई जाएगी एंड उस शिपिंग कैनाल के थ्रू गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट किया जाएगा। इन चारों ऑप्शंस में से किसके साथ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
पाल्क स्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार को पाल्क स्ट्रेट के साथ कनेक्ट किया जाएगा वाया ए शिपिंग कैनाल, एंड इसी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। नेशनल स्टार्टअप डे को इंडिया में हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 ऑफ जनवरी। 2022 में नेशनल स्टार्टअप डे का पहला एडिशन सेलिब्रेट किया गया था। इसका मतलब 2023 में नेशनल स्टार्टअप डे का सेकंड एडिशन सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। यहां पे लिखा है 15 जनवरी। 15 जनवरी को होता है आर्मी डे। 15 जनवरी को होता है आर्मी डे। अगर 15 जनवरी को होता है आर्मी डे तो नेवी डे कब होता है? नेवी डे होता है 4 दिसंबर। नेवी में 4 लेटर्स है ना, यहां पे आपको रखना है याद 4। वैसे कोई लॉजिक नहीं है, इट इज जस्ट ए थंब रूल टू रिमेंबर। एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडिया में एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 8th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एयरफोर्स में 8 लेटर्स हैं। इससे आप याद रख सकते हो कि एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। जो अभी के टाइम पे आर्मी चीफ हैं उनका नाम है मनोज पांडे। अभी के टाइम पे जो आर्मी चीफ है उनका नाम है मनोज पांडे। जो नेवी चीफ हैं उनका नाम है आर हरि कुमार। एंड जो एयरफोर्स चीफ हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी। उनका नाम है विवेक राम चौधरी। यहां पे लिखा है 14 जनवरी। 14 जनवरी को होता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे होता है ऑन 14th ऑफ जनवरी। ठीक है, ये सारे डेज आपको पता होने चाहिए। Recently, India has announced that it is committed to eliminate lymphatic filariasis by which of the following years? हाल ही में इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया लिम्फेटिक फिलेरियसिस को एलिमिनेट करेगा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2027 इज द करेक्ट आंसर। लिम्फेटिक फिलेरियसिस जो है इसका एक और नाम होता है एल्फेंटाइसिस। ठीक है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है? एक डिजीज है जिसका नाम है काला अजर। इंडिया ने कमिटमेंट दिखाई है कि इंडिया इस काला अजर को एलिमिनेट करेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर 2023। एक और डिजीज है जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, एंड इंडिया ने यह कमिटमेंट दिखाई है कि इंडिया टीबी को एलिमिनेट करेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025। यानी कि लिम्फेटिक फिलेरियसिस को इंडिया एलिमिनेट करेगा इन द ईयर 2027, काला अजर को बाय द एंड ऑफ द ईयर 2023 एंड ट्यूबरक्लोसिस को बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर एंड लिम्फेटिक फिलेरियसिस जिसका एक और नाम है एल्फेंटाइसिस, ये तीनों डिजीजेज जो हैं इनके लिए एक ही वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है एंड उसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। उसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। हालांकि यह भी कहा जाता है कि ये जो लिम्फेटिक फिलेरियसिस है या एल्फेंटाइसिस है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से भी होता है एंड एडीज मॉस्किटो की वजह से भी होता है। लेकिन आप याद रखिए जापानीज एन्सेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर एंड लिम्फेटिक फिलेरियसिस, इन तीनों डिजीजेस के लिए एक ही वेक्टर रेस्पॉन्सिबल है एंड वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है। इंडिया एंड करेगा काला अजर को बाय द एंड ऑफ द ईयर 2023, टीबी को बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 एंड लिम्फेटिक फिलेरियसिस को बाय द एंड ऑफ द ईयर 2027। यह भी मैंने आपको इसी क्लास में बताया कि जो इंडियन रेलवेज है वो कार्बन न्यूट्रल बनेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर 2030। जो इंडिया है पूरी कंट्री एज ए कंट्री इंडिया कार्बन न्यूट्रल बनेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर 2070। ठीक है। काला अजर का एक और नाम है ब्लैक फीवर। काला अजर का एक और नाम है ब्लैक फीवर। काला अजर एक प्रोटोजोअन डिजीज है। काला अजर एक प्रोटोजोअन डिजीज है। जो वेक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो है सैंड फ्लाई, एंड सैंड फ्लाई जिस पैरासाइट को कैरी करती है या जिस प्रोटोजोआ को कैरी करती है उसको कहते हैं लीशमैनिया डोनोवेनी, एंड इसकी वजह से ही होता है काला अजर। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, एंड जो बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
Recently, Indo-Russian Rifles Private Limited has started the manufacturing of Kalashnikov AK-203 assault rifles at the Korva Ordnance Factory. It is located at which of the following places? हाल ही में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, किसकी? कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स की। कहां पे? कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। आपको बताना है ये जो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये इन चारों ऑप्शंस में से कहां पे लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है महाराजगंज, एंड महाराजगंज में हाल ही में बनाया गया जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। किसके लिए? एशियन किंग वल्चर के लिए। एशियन किंग वल्चर के लिए एक जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और चीज आप याद रखिएगा, वो ये है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में होस्ट किया 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में ये गेम्स खेले गए। ठीक है, इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 3rd एडिशन था, इसका मैस्कॉट था जीतू, एक स्वाम्प डियर। मैस्कॉट ऑफ 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज जीतू। एंड जो मेडल टैली है, मेडल टैली में टॉप किया पंजाब यूनिवर्सिटी ने। मेडल टैली में टॉप किया किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको याद रखनी है, वो यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया। वो भी कहां पे? उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, यहां पे इंडिया का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द बिड फॉर द मीडिया राइट्स ऑफ द विमेन्स IPL फॉर ₹951 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि हाल ही में किसने मीडिया राइट्स जीते फॉर विमेन्स IPL फॉर 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाईकॉम 18, एंड वाईकॉम 18 इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी। जो ये विमेन्स IPL है ये ऑलरेडी खेला गया। विमेन्स IPL जो है ये ऑलरेडी खेला गया, ये टूर्नामेंट खत्म भी हुआ। इस विमेन्स IPL में ये पहला एडिशन था। इसमें खाली 5 टीम्स थी, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड यूपी वॉरियर्स। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड यूपी वॉरियर्स। जो सबसे महंगी प्लेयर रही थी ऑक्शंस में उनका नाम है स्मृति मंधाना। जम्मू एंड कश्मीर की एक प्लेयर है जिनका नाम है जासिया अख्तर। जासिया अख्तर को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था फॉर 20 लाख रुपीज, एंड जासिया अख्तर किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? शोपियां। ठीक है, जो ये विमेन्स IPL का पहला एडिशन है इसको होस्ट किया था महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में भी कहां पे? एक स्टेडियम है जिसका नाम है ब्रैबर्न स्टेडियम। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा ये ब्रैबर्न स्टेडियम कहां पे है, तो ये है मुंबई में। एक और स्टेडियम है नवी मुंबई में जिसका नाम है DY पाटिल स्टेडियम। इन 2 स्टेडियम्स में सारे मैचेस खेले गए, ब्रैबर्न स्टेडियम मुंबई, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। ठीक है, एंड विमेन्स IPL को जीता किसने? इसको जीता मुंबई इंडियंस ने, एंड रनर अप रहा दिल्ली कैपिटल्स। इसको जीता मुंबई इंडियंस ने, एंड रनर अप रहा दिल्ली कैपिटल्स। जो टाइटल स्पॉन्सर था विमेन्स IPL का वो था टाटा। टाटा वॉज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ विमेन्स IPL। मेंस IPL के बारे में आपको क्या याद रखना है? मेंस IPL के बारे में आपको यह याद रखना है कि हाल ही में जो IPL खत्म हुआ दैट वाज 16th एडिशन ऑफ IPL, एंड इस टूर्नामेंट को जिसने जीता वो थी टीम चेन्नई सुपर किंग्स, एंड जो टीम हारी यानी कि रनर अप वो रही गुजरात टाइटंस। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, एंड गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। ठीक है, इट वाज द 16th एडिशन ऑफ मेंस IPL। मेंस IPL का जो ये 16th एडिशन है इसके जब पहले ऑक्शन हुए तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर वाज सैम कुरन।
ये इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं एंड बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। इनका नाम है सैम कुरन। ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर नॉट ओनली इन 16th एडिशन ऑफ आईपीएल बट इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा एंड आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और सेट में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।